हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जनगणना को लेकर के आए हैं। जनगणना का इतिहास क्या है और ये कब कब और किस प्रकार से होती है और क्या इसके फायदे हैं, सारी बात इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और ये किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस बार जनगणना हो रही है तो किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जनगणना की बात कर लेते हैं। तो भारत में जनगणना का इतिहास, प्रक्रिया और महत्व अगर हम जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनगणना है क्या। तो देखिए, जनगणना किसी भी देश की जब जनगणना होती है तो जनगणना में बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है। पूरा एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस में सब कुछ जानना पड़ता है कि उसकी एजुकेशन सिस्टम क्या है, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनगणना होती है। जैसे कि हम कुछ बातें यहाँ पर बताते हैं। जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की पूरी जनसंख्या तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी किसके थ्रू, जनगणना के थ्रू एकत्रित की जाती है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात होती है कुल जनसंख्या, इसमें हम पता करते हैं। साथ में पुरुष और महिला का क्या अनुपात है ये भी इसमें देखा जाता है। शिक्षा का स्तर क्या है ये भी इसमें देखा जाता है। रोजगार कितने लोगों को मिला है, कौन कौन से रोजगार कर रहे हैं, ये सब बातें इसमें देखी जाती हैं। और धर्म और भाषा का भी इसमें देखा जाता है कि कितने रिलीजन के कौन कौन से व्यक्ति हैं और भाषा कौन सी यूज कर रहे हैं। आवास व सुविधाएं, किस प्रकार का आवास इस्तेमाल कर रहे हैं रहने के लिए लोग, और ये सब बातें इसमें देखी जाती है। अब बात करते हैं कि प्राचीन भारत में जनगणना कैसे होती। तो देखिए, जनगणना का प्रोसेस प्राचीन काल के समय से आ रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे प्राचीन भारत में भी जनगणना जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें चाणक्य के अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में भी जनगणना का और कर का विवरण इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा बात करें मौर्य काल की, तो मौर्य काल के प्रशासन में भी जनगणना का यूज हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं ब्रिटिश काल में जनगणना। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई पूछा है कि भाई भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो सबसे पहले 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872। और उस समय कौन था? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। क्योंकि उस समय क्या होते थे, अंग्रेज के ये क्या है, गवर्नर जनरल होते थे, जैसे कि लॉर्ड मेयो थे, तो उस समय हुई थी। उसके बाद में पूरी तरह व्यवस्थित नहीं थी। अगर अब पूछी जाए कि 1872 में जनगणना तो हुई थी, लेकिन पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हुई थी। अगर भारत की पहली नियमित जनगणना की बात करें तो सबसे पहले 1881 में हुई थी। ये बात आप याद रखना। अगर बात करें किस शासक उस काल में, तो लॉर्ड रिपिन थे उस समय, लॉर्ड रिपिन के समय। और पूरे भारत में एक साथ हुई थी। और तभी से लेकर के, यानी जब देश आजाद हुआ उसके बाद में हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के बारे में थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी। ये भारत की पहली स्वतंत्र जनगणना थी, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो पहली जनगणना थी 1951 में। उसके बाद पहली स्वतंत्र, हाँ ये बता दिया, देश की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाता है। और अगर इससे पहले की हम बात करें तो देखिए, 2011 में जनगणना हुई थी, नवीनतम पूर्ण जनगणना। अगर उस समय जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या थी उस समय 121 करोड़, और साक्षरता की बात करें तो 74% इसकी साक्षरता 2011 के आंकड़ों से मिलती है। अब दोबारा जनगणना हो रही तो अब नए आंकड़े चेंज हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, गणना चक्र क्या होता है, किस तरीके से गणना की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखें, हर 10 साल में होती है। उदाहरण के लिए जैसे 1991 में हुई थी, फिर 61 में, फिर 71 में, इस तरीके से आगे चली, और फिर 2011 में लास्ट। और फिर वही बात मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि 2021 में ही जनगणना होनी चाहिए थी, वो होती भी, लेकिन कोविड एरा के कारण उस समय जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए आगे बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा भी है 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण पूरी नहीं हो पाई, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं प्रक्रिया कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए, जैसे अब जनगणना शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले जो इन्यूमरेटर है जाता है तो वो हाउस लिस्टिंग कराते हैं। पहले चरण में क्या होगी? हाउस लिस्टिंग, यानी घरों की गणना होगी, कितने घर हैं। तो यहाँ पर पहली प्रक्रिया में क्या करते हैं, हम हाउस लिस्टिंग करते हैं, यानी घरों की गिनती करते हैं। उसके अलावा इसमें बिजली की व्यवस्था है, पानी, शौचालय है नहीं, जैसी सुविधाओं का भी इसमें आकलन किया जाता है। उसके बाद करते हैं जनसंख्या की गणना। तो हर व्यक्ति की यहाँ पर जानकारी ली जाती है, उसका नाम क्या है, उम्र क्या है, शिक्षा क्या है और रोजगार क्या कर रहा है, वो सारी बात जनगणना में देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जनगणना का थोड़ा सा महत्व जानते हैं, क्यों कराते हैं जनगणना। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सब
किसको, जनसंख्या को ध्यान में रख करके ही की जाती हैं। जैसे सरकारी योजनाओं के लिए जनगणना हमें पता होना चाहिए कितनी पॉपुलेशन है। इसके अलावा संसाधनों की योजना, जैसे कि स्कूल, अस्पताल। अब भाई 2011 में सपोज करिए 125 करोड़ जनसंख्या थी, तो उस हिसाब से अब तो मान लो 140 करोड़ अगर लमसम हो गई है, तो क्या स्कूल या अस्पताल वो उसी संख्या में रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? बढ़ने चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा कि जनसंख्या के अनुपात में हमें आगे चीजें बढ़ानी पड़ती हैं। उसके बाद देखिए चुनाव के क्षेत्र का निर्धारण। अब जैसे 10 लाख पे एक सांसद चुना जाता है, तो जनसंख्या अगर बढ़ गई तो सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक योजनाएं भी बनानी पड़ती हैं कि गरीबी और बेरोजगारी का भी पता चलता है, ये इन सब इसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रमुख डेटा हम कुछ लेते हैं। जनसंख्या की अगर वृद्धि दर की बात करें हम, तो और लिंगानुपात, साक्षरता दर, शहरी ग्रामीण आबादी और कार्यबल, ये प्रमुख डेटा लिया जाता है जनगणना में। चुनौतियां क्या हैं? तो चुनौतियां देखिए सबसे बड़ी आबादी है क्योंकि भारत की, और डेटा जो इकट्ठा करना है वो सबसे कठिन काम होता है, तो इसलिए ये एक चुनौती है। दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। डेटा की सटीकता की एक चुनौती है, और गलत जानकारी की संभावना रहती है। डेटा लोग अपना बिल्कुल एग्जैक्ट और सही नहीं दे पाते। सपोज करिए हमारे पास ट्रैक्टर है या 4 व्हीलर है, तो कह देते हैं हमारे पास तो क्या है, बाइक ही है। तो इस तरीके से डेटा सही मिलना एक समस्या बनी रहती है। अगर हम बात करें इसके विश्लेषण की, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि की हम बात करें तो देखिए 1951 में केवल 36 करोड़ जनसंख्या थी। 1951 में कितनी थी? केवल 36 करोड़। लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी हो गई? 121 करोड़। और यानी देखिए अभी अगर हम बात करेंगे इस गणना में, तो कम से कम 140 करोड़ जनसंख्या हमारी लमसम में इस समय बता रहा हूं, बाकी तो जनगणना के बाद पता चलेगा। तो देखिए कहाँ 1951 से अभी हम कहाँ चल रहे हैं 2026 में, तो 36 करोड़ से हम 140-42 करोड़ होने जा रहे हैं। तो ये काफी वृद्धि हो रही है। उसके बाद साक्षरता में सुधार की बात करें, तो 1951 में हमारी साक्षरता दर केवल 18% थी, जो बढ़ करके 2011 में 74%, और इस बार के आंकड़े थोड़े और इससे अच्छे मिल सकते हैं, 80+ ही होगी। शहरीकरण की बात करें तो गांव से शहर की ओर थोड़ा क्या है, पलायन बढ़ा हुआ है, क्योंकि काम नहीं गांव में मिल पाता लोगों को, तो वो गांव छोड़ करके शहरों की तरफ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो देखिए जनगणना देश की क्या है, बैकबोन है, रीढ़ है, ठीक है। सही नीतियां बनाने में जनगणना मदद करती है। भारत में ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए अपने आप में जनगणना बहुत बड़ी है और सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरे दोस्तों तक शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।